नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी फिर आप सब लोग के सामने सेकेंड लेक्चर लेके आ रहे हैं क्वेश्चन सीरीज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम को हम सब लोग डिस्कस करेंगे, इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस इससे बेस सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, तो उसको हम सब लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको किसी भी 3 फोर्स मेंबर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशंस है तो आप इजीली लामीज थ्योरम लगा सकते हैं, बशर्ते क्या कंडीशन होनी चाहिए कि तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से पास करना चाहिए और फिर कोप्लेनर होना चाहिए। तो कई ऐसे आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं जिसमें आपको ऐसी कंडीशंस मिल जाती है कि सारे फोर्सेस एक प्लेन में हो और फिर एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। कुछ हम आपको प्रैक्टिकल लाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उसका 4 गुना 5 गुना क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। मैकेनिक्स के हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो आप मैकेनिक्स कंप्लीट करें, 2 दिन के अंदर कंप्लीट करें, 2-3 दिनों के अंदर कंप्लीट करें। जो क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं उसको आप भेजिए हमारे पास, उसको अपने सारे अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे आपको हम कुछ थ्योरी भी पहले पढ़ा सकें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हम स्टार्ट करते हैं लामीज थ्योरम को। लामीज थ्योरम से पहले हम सब लोग जानना चाहेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो फोर्स क्या है, अगर हम इसको जानेंगे तभी हम बलों के संतुलन की बात करेंगे। पहले तो हम बल को समझें कि बल क्या है, फिर हम संतुलन की बात करेंगे। तो बेसिकली आपका फोर्स क्या है, एक तरीके से अगर आप देखें, एक बॉडी है, एक छोटी सी आपकी बॉडी है। अगर ये हम देखें इसका कुछ मास है तो इसको आपका अर्थ किसी न किसी एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं, जिसका मान आपको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये और इसका जस्ट उल्टा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और बॉडी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है। तो एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या है ये अट्रैक्ट करने का मतलब, क्या चीज, कौन ऐसा कारक है जो एक दूसरे को पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को पकड़ लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन, जो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन है अट्रैक्शन का, वही क्या है, वो काज, वो बेसिक चीज क्या है, फोर्स है। तो फोर्स एक तरीके का आप अगर देखें तो किसी एक बॉडी पर लगने वाला वह एक्सटर्नल फोर्स, वह एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, वह बाह्य कारक है जो किसी बॉडी के बल, वह बाह्य कारक है जो किसी बॉडी के अवस्था परिवर्तन को या तो कर देता है या तो करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब अवस्था क्या है, अवस्था हम गतिमान भी हो सकते हैं और हम स्टेशनरी भी हो सकते हैं, 2 ही फेज हो सकता है। तो बल एक ऐसा कारक है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, वो एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो एक बॉडी के अवस्था परिवर्तन की या तो कोशिश करता है या तो फिर कर देता है। तो अब बताइए, क्वेश्चन, एक दीवार है, दीवार को आप धक्का दे रहे हैं तो क्या बल नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। एक ऐसा एक्सटर्नल कारक एजेंट लगा रहे हैं जो इसके अवस्था परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। हाँ, यही अगर आपका बॉल होता, फुटबॉल होता, तो फुटबॉल पर आप किक मार रहे हैं तो आप क्या है, एक एक्सटर्नल कोई एजेंट लगा रहे हैं। वही एक्सटर्नल एजेंट क्या है, फोर्स है। वही एक्सटर्नल एजेंट क्या है, फोर्स है। तो आप इसको किक कर रहे हैं और ये इसकी अवस्था, ये स्टेशनरी सिचुएशन में ये इसकी अवस्था परिवर्तन की क्या कर रहा है, कोशिश नहीं, अवस्था परिवर्तन कर दे रहा है। ठीक है। तो बल एक एक्सटर्नल सोर्स है, एक तरीके एक एक्सटर्नल क्या है, कारक है जो किसी एक बॉडी के अवस्था परिवर्तन की कोशिश कर रहा है या फिर अवस्था परिवर्तन कर देता है। तो अब क्वेश्चन कि बल क्या क्या कर सकता है, बल क्या कर सकता है, किसी एक स्टेशनरी बॉडी को जिसका वेलोसिटी 0 है, इसको मूव करा सकता है। किसी एक स्टेशनरी बॉडी को इसका प्रभाव, तो बेसिकली देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या है, बल पढ़ते हैं और उसके प्रभाव को पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। तो पहले प्रभाव समझे कि ये कर क्या सकता है। भाई एक्सटर्नल एजेंट आपका कर क्या सकता है, तो एक्सटर्नल एजेंट आपका अगर कोई रुकी हुई बॉडी है, जैसे बॉल है, उसको किक करने पर, या कंचा, जो कंचा आप खेलते हैं, कंचे में फोर्स लगाने से क्या कर रहे हैं, हम इसको मोशन में ला रहे हैं। ऐसे अगर हमारा मान लीजिए कार है, कार रुका हुआ बिगड़ा हुआ पुराना कार है, दादा बाबा वाला अम्बेसडर, तो उस पर आप धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगाने से क्या हो रहा है कि इसको आप ढकेल ढकेल के गैरेज में पहुंचा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें
बल और क्या कर सकता है, एक तो स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, दूसरा किसी मूविंग बॉडी को, अगर आप मान लीजिए जैसे आप मूवी देखे होंगे रोलर मूव करता हुआ आ रहा है तो रोलर को रोकने की कोशिश, तो किसी एक मूविंग बॉडी को आप रिटार्ड करा सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं पास में, या किसी एक मूविंग बॉडी को आप रोक सकते हैं। तो बल, एक्सटर्नल बल लगा के, बल एक ऐसा एजेंट है जो किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, किसी मूविंग बॉडी को रिटार्ड करा सकता है, किसी एक बॉडी को रोक सकता है, स्टेशनरी कंडीशन में ला सकता है, किसी एक बॉडी को, जैसे कोई एक ब्लॉक है इसको ढकेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ अगर कोई रेजिस्टेंस है तो ढकेलने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। तो बॉल, जैसे बॉल को पकड़ के दबा सकते, नहीं मोशन करा रहे, ना रोक रहे हैं चलते हुए को, ना रुके हुए को चलाने, लेकिन हाँ दबाने से उसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉल किसी एक दूसरी बॉडी पर डिफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। हाँ, डिफॉर्मेशन की एनालिसिस स्ट्रेंथ हम मटेरियल में करेंगे, मोशन की एनालिसिस हम, देखिए ये सब प्रभाव हैं, इस प्रभाव को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डील किया जाएगा। ऐसे प्रेशर फोर्सेस हैं, प्रेशर मतलब प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी एनालिसिस हम फ्लूइड में हाइड्रोलिक्स में करेंगे। तो प्रभाव को पढ़ना है यहाँ पर। अब कोई एक बल का ये भी कारण हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बल का प्रभाव ये भी हो सकता है कि आप कोई भी एक सीढ़ी है तो सीढ़ी पर आप चढ़ गए, यहाँ फर्श है, सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पर आप चढ़ गए, तो दूसरा आदमी यहाँ टेक लगा रहा है। टेक क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, क्या इसको डिफॉर्म करने की कोशिश, नहीं डिफॉर्मेशन की कोशिश नहीं, क्या इसको मोशन की कोशिश नहीं, क्या ये मोशन में है उसको रोकने की कोशिश नहीं, ये सिर्फ क्या कर रहा है, किसी एक बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन में मेंटेन करने की कोशिश कर। तो प्रभाव देखिए, स्टेशनरी से मोशन में, मोशन से रिटार्डेशन में, मोशन से स्टॉप कंडीशन में लाने की कोशिश करता है, या फिर किसी स्टेशनरी मेंबर को उसके कंडीशन, इसके स्टैटिक कंडीशन में बनाए रखने के लिए, या किसी एक बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए। स्टेशनरी कंडीशन में बॉडी को स्टैटिक सिचुएशन में बनाए रखने के लिए जो हम एनालिसिस कर लेंगे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पार्ट होगा, स्टैटिक्स होगा, जिसमें हम तो लोग फ्रिक्शन के एनालिसिस करेंगे और ढेर सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन की कोशिश करेंगे। ऐसे मान लीजिए एक बॉल है, इसको आप सब लोग ऐसे ढेर सारे बल, कोई भी ऐसे बलों से, तो इसमें क्या ये बल क्या कर रहा है, ये बल सिर्फ इस बॉडी को उसके स्टेशनरी कंडीशन में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो। बात समझे? तो प्रभाव आप जानिए पहले, बल क्या है, बल एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी एक बॉडी पर क्या करता है, उसके अवस्था परिवर्तन की या तो कोशिश करता है या तो फिर कर देता है। बात समझ में आई? अब ऐसे बेसिकली अगर हम देखें, बेसिक एकदम बेसिक, तो बल या तो दबाव होगा या तो खिंचाव होगा, या तो इसको आप दबा रहे होंगे या तो आप इसको खींच रहे होंगे। तो बेसिकली एक, अब इसमें क्या है, पुल और पुश ही नेचर का होगा। किसी ने कहा ऐसे बीम देखा तो बीम में ये ऐसे भी आपने लोडिंग देखी होगी, और तिरछी लोडिंग भी हो सकती है, तिरछा भी दबा सकता है। हाँ, तिरछा दबाने के केस में एक एक्सियल कंपोनेंट भी आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। तो बल एक तरीके से डायरेक्शनल पुल और पुश है, डायरेक्शनल पुल या फिर पुश है, या तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो दबाएगा या तो खींचेगा। बात समझ में आ रही? तो फोर्स इज कंसीडर्ड एज, फोर्स को कंसीडर किया जाता है डायरेक्टेड, यहाँ डायरेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायरेक्टेड मतलब पुल आप करें, लेकिन कैसे नहीं, ऐसे किसी भी तरफ नहीं, एक डायरेक्टेड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्टेड पुल और पुश एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। तो बल एक को हम किसी एक डायरेक्शन में पुल और पुश द्वारा कंसीडर कर सकते हैं, जो एक बॉडी द्वारा दूसरी बॉडी पर लग रहा होता है। ठीक है, ऐसे हम कहें कि बल क्या है, बल एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा एक्टिव फोर्स है जो एक बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पर लग रहा होता है, और फिर जो उस दूसरे बॉडी की क्या करता है, स्टेट चेंज चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। कुछ बल हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ बेसिक्स बल। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपका क्या है, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है।
ग्रेविटेशनल फोर्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, क्योंकि रेडियस बीच के डिस्टेंस m1 m2 के बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इन सबको बोलते हैं। ऐसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दो पोल्स के मतलब दो किसी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ऐसे F = IBL sin थीटा है, ऐसे आपका क्या है IBL sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगने वाला फोर्सेस हैं। F = QBB sin थीटा, ऐसे फिर F = MA। तो ये आपका फोर्स का ये इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है, किसी मूविंग बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन में लाना, या किसी को स्टेशनरी को मूव कराना, या किसी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करना, या फिर किसी बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन में मेंटेन रखने की कोशिश करना, ये बल का। अब क्वेश्चन है कि बल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए डायरेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्टेड मतलब कि डायरेक्शन होगा, अगर डायरेक्शन होगा तो इसको हम एक क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज होगा। तो इसमें 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अ फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड ओनली व्हेन, फोर्स को पूर्णतः क्या क्या चीजें बता के डिफाइन की जा सकती है, बताते हैं हर एक को। तो फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड ओनली व्हेन द फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, 4 चरित्र के बारे में पता होना चाहिए। क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, क्या कितना बल है, मैग्नीट्यूड बताएगा, परिमाण बताएगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी लेंथ, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, तो लेंथ एक्चुअल में मीटर में होता है, लेकिन हम सब लोग जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लेंथ को कुछ हम पैमाना मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को बताता है, 20 सेंटीमीटर 50, मतलब कुछ भी हम एक पैमाना मान लेंगे, तो ये लेंथ जितना होगा उस पैमाने के हिसाब से इस लेंथ ये इसके परिमाण को बताएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको बस बेसिकली क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये है, जैसे ये बॉडी है, इस पर आप 50 न्यूटन इधर लगाएं, 50 न्यूटन और 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल, क्या दोनों का प्रभाव सेम होगा? क्या दोनों ऐसे आप दबा दें, ऐसे तिरछा दबाएं और ऐसे धक्का दें, क्या दोनों का प्रभाव समान होगा? कंचे को खेले ना, कंचे को ऐसे मार दे रहे हैं और ऐसे लुढ़का दे रहे हैं, क्या दोनों का प्रभाव सेम बल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या सेम बल से दोनों का प्रभाव समान होगा? नहीं। तो यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये कुछ और इफेक्ट डेवलप करेगा और ये कुछ और इफेक्ट डेवलप करेगा। तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन के साथ जैसे डायरेक्शन आया तो इसका एक लाइन ऑफ एक्शन आएगा। लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन के अलोंग ये लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये आपका ब्लॉक है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा दिए, तो लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्रिया करने का जो रेखा है, क्रिया रेखा है, वो पूरा इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं भी हो। ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब हम रिजिड बॉडी एनालिसिस करते हैं। रिजिड बॉडी एनालिसिस में इसका प्रभाव यहां पर जो होगा वही इसका प्रभाव यहां पर होगा। हम बल को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं अगर बॉडी रिजिडली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट तब होता है जब रिजिड बॉडी क्या है कि कुछ भी कर लो, दबा तोड़ मरोड़ कुछ भी लो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, रिजिड है। रिजिड बॉडी एक्चुअल में कोई रिजिड नहीं होता, पर अगर डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो रिजिड माना जा सकता है। तो हम रिजिड बॉडी, अब जैसे ये रिंग है, हमने ये बल लगाया, ये अंगूठी है, देख रहे होंगे लोहे पहने, ठीक है, तो ये आपका बल है, यहां लगाया, तो क्या यहां इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि रिजिडली कनेक्ट नहीं है भाई, ये रिजिडली कनेक्ट नहीं, यहाँ हॉलो है, यहां पर हम इसको ट्रांसफर करके नहीं देख सकते, यहां पर इसका इफेक्ट नहीं समझ सकते। जब ये रिजिडली एक दूसरे से, यही आपका डिस्क होता, यही आपका क्या होता, डिस्क होता। तो इस सिचुएशन में आप अगर ये रिजिडली कनेक्टेड होते तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम इसको ट्रांसफर कहीं भी कर सकते थे। मतलब इसका एक और दूसरे तरीके से, ऐसे एक ब्लॉक है, रिजिडली कनेक्टेड है, तो चाहे धक्का दो और चाहे इसी ब्लॉक को हम उतने बल से खींचें, सेम इफेक्ट डेवलप होगा। चाहे हम पुल करें चाहे पुश करें, दोनों से सेम एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में डेवलप होगा अगर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये आपका आता है बलों के संचरणशीलता का नियम, लॉ ऑफ फोर्स
और फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का जो होता है वो नियम आपको बताया जाएगा। द ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ ऑफ फोर्सेस, फोर्स के संचरणशीलता का नियम। तो अगर ये रिजिडली कनेक्टेड है तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग यहाँ हर जगह आप मान सकते हैं। पर ये रिजिड बॉडी के लिए है, डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए केस अलग होगा। डिफॉर्मेबल बॉडी अगर है, ये डिफॉर्म हो सकती है, तो अगर यहाँ फोर्स लगाते हैं तो इसको यहाँ नहीं, ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते इस बॉडी। अगर ये यहाँ फोर्स आप लगाते हैं तो यहाँ पर ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दबाव वाला फोर्स है और ये क्या है, खिंचाव वाला, तो इसको तब ट्रांसफर नहीं कर सकते। डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में ये अलग हो जाएगा। जैसे आप सब लोग ढेर सारे एक्सियल मेंबर्स पढ़े होंगे, यहाँ फोर्स लगा, यहाँ फोर्स लगा, तो अब इसको अगर हम ट्रांसफर कर लेते तो पूरा यहाँ कंसीडर माना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफॉर्मेबल बॉडी में इस सिचुएशन में केवल इतना ही खींचेगा, और इस वाले केस में आपका क्या होगा, यहां अगर हम देखेंगे तो ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। तो डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में ये नहीं है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम ट्रांसफर कर सकते हैं अगर रिजिडली सारे पॉइंट्स कनेक्ट हैं तो, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर आपका डिफॉर्मेबल बॉडी है तो उस समय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पॉइंट पर। अब आप बताइए, अगर हम इस पॉइंट पर यहाँ इसको दाब दें ऐसे, तो क्या यहाँ पर और हर जगह प्रभाव समान होगा? तो इसका प्रभाव, अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी है तो हर जगह प्रभाव समान नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये चार चीजें फोर्स एनालिसिस में चार पार्ट पता होने की, बल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको क्या देखना है कि बल क्या है। बल एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है, किसी बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर लगता है, जो क्या करता है, किसी बॉडी को अवस्था परिवर्तन की कोशिश करता है या तो अवस्था परिवर्तन कर देता है। ठीक है, क्या क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फिर लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये लामी का प्रमेय जो हम सब लोग डिटेल में करने वाले हैं आज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज का केवल जोड़ने का एक ही नियम है, क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। और लॉ ऑफ ट्रायंगल को एक दूसरे तरीके से, दूसरे फॉर्मेट में, मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या था कि अगर कोई एक बल है और कोई एक दूसरा बल है, F1 है, F2 है, अगर इनका हम एक सम्मिलित रूप देखें, रिजल्टेंट समझते हैं क्या होता है ना, मान ली छप्पर उठवाना है, दो लोग को पकड़ के लाए, वो उठा दिए या कोई एक अकेले उठा दिया, तो दोनों से प्रभाव क्या है, छप्पर उठ गया। दोनों का प्रभाव क्या है, छप्पर उठ गया। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि उन दोनों का इक्विवेलेंट, उन दोनों का रिजल्टेंट ये अकेला वही इफेक्ट। तो रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों को इंडिविजुअल लगाया जाए या अकेले हमें लगा दिया जाए, दोनों से इफेक्ट सेम होगा, चाहे मोशन होगा, रोकेंगे, जो भी प्रभाव होगा वो हम चाहे दोनों अलग अलग लगे और चाहे हम अकेले। तो तुम दोनों मिला के हम अकेले तो हुए, हम आपके क्या है, परिणामी हैं। बात समझ में आ रही? तो लॉ ऑफ ट्रायंगल तो आपको यही बताता था कि अगर दो बलों को जोड़ना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ो और उसके बाद पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाली लाइन उसके रिजल्टेंट को बताएगी। बात समझ में आई? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इन्होंने, लामी ने दूसरे, यही आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का भी बेस था। अब लामी ने इसको दूसरे तरीके से बता दिया। लामी ने कहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, अगर तीन बल एक दूसरे से संतुलन की अवस्था में है, अगर तीन बल एक दूसरे से क्या है, संतुलन की अवस्था में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उस तीसरे फोर्स के बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, कोलिनियर होगा, तभी तो बैलेंस हो। बात समझ में आई? तो लामी ने केवल ये बता दिया कि अगर दो बल ऐसे हैं जिनका रिजल्टेंट हमें पता है, जिनका रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, लेकिन अगर हम इनके रिजल्टेंट के विपरीत दिशा में कोलिनियर इक्वल अपोजिट लगा दें तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है।
और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि अगर हम किन्हीं तीन बलों को त्रिभुज के क्रमागत भुजाओं से प्रेजेंट कर सकें तो वह इक्विलिब्रियम में होता है। तो यही बात है कि हम दोनों का रिजल्टेंट क्या है, हम दोनों का रिजल्टेंट ये है, लेकिन इसके इक्वल अपोजिट कोलिनियर लग गया तो कुल मिला के ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको ने रिप्रेजेंट क्या किया, बात तो यही हुई। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये दोनों बल जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन में रिजल्टेंट इन दोनों का होगा। ये दोनों बल जिस भी प्लेन में होंगे उसी में इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ऐसे। और उसी प्लेन में आपका ये तीसरा बल इसके विपरीत दिशा में लगा होना चाहिए, समान भी होना चाहिए, कोलिनियर भी होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये ऐसे। अब इसमें अगर ये जो तीसरा बल हम लगाते हो थोड़ा सा उसका एक कंपोनेंट इस बोर्ड के प्लेन के ऐसे तिरछा होता है, उसको कोई नहीं बैलेंस करवाता। वो तिरछा जो कंपोनेंट बोर्ड के बाहर आता है उसको कोई बैलेंस नहीं करवाता। तो बैलेंस करने के लिए कंडीशंस ये है कि तीनों फोर्स क्या होना चाहिए, कोप्लेनर, और तीनों फोर्स एक पॉइंट से पास करना चाहिए, तीनों पॉइंट एक पॉइंट। तो लामीस थ्योरम तब एप्लीकेबल है, पहली बात कि वह बॉडी संतुलन में हो, तीन बल लग रहे हो, तीन बल के द्वारा संतुलन में हो। अब कंडीशन क्या है, अगर कोई बॉडी तीन बलों द्वारा संतुलन की अवस्था में है तो वो तीनों बल कोप्लेनर होने चाहिए और कॉन्करेंट होने चाहिए। और अगर ऐसा है, कोप्लेनर भी है और एक पॉइंट से पास कर रहा है, कोप्लेनर भी है और एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस सिचुएशन में एक बल अन्य दो बलों के बीच बने कोण के साइन के प्रोपोर्शनल हो। एक बल अन्य दो बलों, जो और दो बचे क्योंकि तीन से ही संतुलन में है, तो अन्य दो बलों के बीच बने कोण के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वो इसको क्या किया इन्होंने, लॉ ऑफ ट्रायंगल को दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं, बहुत डिटेल में देखते हैं। अब ये पढ़ लेते पहले। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी एक कण पे तीन बल लग रहे हैं। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो तीन बल अगर एक पार्टिकल पर लग रहे हैं, कीप इट इन इक्विलिब्रियम, मतलब लामी थ्योरम कब एप्लीकेबल है कि इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। और कितने फोर्स द्वारा, तीन फोर्स द्वारा। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द किसके साइन के, एंगल बिटवीन किसे, अदर टू। हम मतलब F1 लेंगे तो ये जो प्रोपोर्शनल होगा ये साइन अन्य कोण F2 और F3 के बीच वाले एंगल के बीच, इसके प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ गई सब लोग को? फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे तीन बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल से दो बलों के कोण की ज्या के समानुपाती होता, कोण की ज्या के समानुपाती होता, किसके बीच, शेष दो बचे बलों के बीच। बात समझ में आई? तो अब बात यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एप्लीकेशंस कैसे आए। अब मान लीजिए कि ये F1 है और ये F2 है और ये आपका क्या है, F3 है। ये तीन बल हैं। तो एक आपने बहुत बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी होगी कि इन दोनों और इन दोनों के बीच का जो कोण, तो यहां से हम कह सकते हैं कि F3 अपान साइन रूल पढ़ा होगा। तो अगर एक त्रिभुज का साइन रूल पढ़ा होगा तो तीनों भुजाएं, तो अगर ये A भुजा है और ये एंगल A है तो A अपान साइन A, और अगर ये B भुजा, ये एंगल B है तो ये क्या होता है, B अपान साइन B। और अगर ये आपका C भुजा है, ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका क्या है, C है। अगर ये आपके C भुजा है और ये एंगल क्या है, C है, तो ये होता है C अपान साइन C के। ऐसे ये आपका साइन रूल है। ये तो बेसिक किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल। तो ऐसे बात करते हैं कि मान लीजिए दो बल, एक P और एक Q, ये आप गलत बना, ये आपका P और Q, जिनके बीच का कोण क्या है, गामा है। ये आपका गामा है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा,
लेकिन नहीं, हम तीसरा बल जो होना चाहिए वो इसके रिजल्टेंट के ही बराबर होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में। अगर ये गामा है तो ये भी क्या होगा, गामा होगा। बात समझ में? ये आपने मान लीजिए ये एंगल अल्फा मान लिया और ये एंगल क्या मान लिया, बीटा। ये एंगल अल्फा, अब देखिए क्या क्या है, अल्फा क्यू और आर, जहां पे पी क्यू आर तीन बल हैं, पी क्यू आर तीन बल हैं, तो अल्फा आपका जो है वो अल्फा आपका जो है वो क्यू और आर के बीच बना कोण है। अल्फा जो है वो क्यू और आर के बीच बना कोण है। और बीटा जो है, बीटा आपका जो है वो आपका, बीटा जो है आपका, बीटा आप देख रहे होंगे, बीटा आपका है पी और आर के बीच का बना कोण। ऐसे अगर हम गामा की बात करें तो गामा क्या है, पी और क्यू के बीच बना कोण। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये अल्फा, ये बीटा है, ये गामा है, पी क्यू आर इक्विलिब्रियम में, इसमें ध्यान रखना है कि आर जो होगा वो आर डैश के इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगा कोलिनियर, तो ये संतुलन में होगा पक्का। भाई हम दोनों का हटा के ये लगा दो और उसके विपरीत तुम लगे हो, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टिकल है, को प्लेनर फोर्सेस हैं, एक पॉइंट से जा रहे हैं और तीनों कोलिनियर फोर्सेस नहीं है, तीनों फोर्सेस आपके अलग अलग डायरेक्शन, तीनों फोर्सेस आपके अलग अलग, कोलिनियर नहीं है। तो ये बात आपकी आ गई। अब अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, ये क्या है, गामा है, तो ये एंगल आपकी गामा होगी और ये एंगल क्या होगी, 180 माइनस गामा। अगर आपका ये लाइन पूरा बीटा, ये इतना बीटा, तो ये बचा कोण कितना होगा, बचा कोण कितना होगा, ये बचा कोण आपका 180 माइनस बीटा होगा। ये बचा कोण कितना होगा, 180 माइनस बीटा, और ये 180 माइनस गामा। ये पूरी एक लाइन है, रिजु रेखा, सरल रेखा पे बना कोण 180, बीटा तुम भाग गए, बचे कितने, 180 माइनस बीटा। अच्छा तुम अल्फा हो तो ये बचा कोण कितना होगा, 180 माइनस अल्फा। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी आपको 180 माइनस, और ये आपका फिर 180 माइनस अल्फा। तो अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्या है, ये P है, ये Q है, ये R के ही बराबर है, डायरेक्शन पे नहीं। अगर हम वैल्यू पर देखें तो ये लंबाई P है और ये लंबाई क्या है, Q है, और ये लंबाई R है। अब इसमें अगर हम साइन रूल लगाएं तो साइन रूल क्या निकाल के देगा, साइन रूल निकाल के देगा R अपान साइन 180 माइनस गामा, R अपान साइन 180 माइनस गामा, सामने वाला। ये बस ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, इसमें कुछ किया ही नहीं हमने, तो बेसिक ज्योमेट्री की बात करें, आर अपान साइन 1 माइनस गामा। बात समझ में? ऐसे अगर हम देखें तो ये P अपान साइन 180 माइनस अल्फा, P के सामने वाला। ऐसे अगर हम देखें तो ये Q अपान साइन 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा। बात समझ में आ रही? सिर्फ साइन रूल लगाया, सिर्फ साइन रूल। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखें साइन 180 माइनस गामा क्या होगा, साइन गामा, और P अपान, तो यहाँ से जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, सिर्फ एक बात निकल के आएगी कि R अपान साइन गामा इक्वल टू P अपान साइन अल्फा इक्वल टू Q अपान साइन बीटा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो वही हमने लिख दिया, R अपान साइन गामा, P अपान साइन अल्फा, Q अपान साइन बीटा। अब देखिए क्या है, ये वैल्यू सब बराबर होंगी तो कुछ एक कांस्टेंट होगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। पहले बात की ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, दो बलों के परिणामी के अपोजिट ये लगना चाहिए। मतलब क्या है कि तीनों बल एक तरीके से एक पॉइंट से होकर जाने चाहिए, और इस कंडीशन में क्या, एक प्लेन में होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, P साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। अल्फा क्या था, बाकी P ये है, बाकी बचे दो बलों के बीच के कोण का साइन। ऐसे अगर हम Q लें तो Q अपान साइन बीटा, ऐसे अगर हम R लें तो R अपान साइन गामा। समझ में आया? तो हमें जब कभी देखना है कि तीन बलों द्वारा संतुलन है,
तीन बलों द्वारा संतुलन की स्थिति है, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं। एक ही पॉइंट पर लगने मतलब क्या, कॉन्कुरेंट फोर्सेस है, संकेंद्रीय एक ही केंद्र से होकर जा रहे हैं और एक प्लेन में है। तो कोप्लेनर फोर्सेस अगर हैं तो इस सिचुएशन में हम सब लोग ये कंडीशंस, ये आपके लामी ने बताया था। बात समझ में आ रही है? तो लामीज थ्योरम का आपको क्या है, इफ थ्री फोर्सेस, तीन बल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल, इज इट इन इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम में रखते हैं। इट ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, एंगल कौन सा लोगे भैया, अदर टू, एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे तीन बल संतुलन में हों तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के कोण की जाके समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो अब ये है लामीज थ्योरम आपको क्लियर हो गया। अब आपको हर बार एक ही चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि तीनों बल को आप दिखाएंगे, अन्य दो बलों कोण देखना पड़ेगा। कोण निकालना, थोड़ी आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, कोण निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम के अनुसार, ठीक है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, हर कोई फोर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम और दूसरे तरीके से भी दिखाएंगे, लेकिन अभी पहले ये लामीज थ्योरम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ऑफ द अदर टू फोर्सेस। यही सही हो गया। साइन, कोसाइन नहीं, कोसाइन पढ़ेंगे, टेंजेंट नहीं पढ़ेंगे, सेकंड नहीं पढ़ेंगे क्यों भाई, साइन होना चाहिए। साइन मतलब ज्या ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। बात समझ में आई? ठीक है,